बीआरपी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि मार्च में 12th और 10th के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात कर रहे हैं और हम कम से कम 100 प्रश्नों पे बात कर चुके हैं और उसके आगे आज हम क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगी, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, तो समझ लेना दोस्तों कि जीत का जुनून सर पर सवार है। तब समझ लेना दोस्तों कि जीत का जुनून अपने सिर पे सवार है या सर पे सवार है। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर अपना फर्स्ट है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत है वो कब हुई? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1950 में हुई, 1951 में हुई, 1952 में हुई या 1955 में हुई? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। और परिवार नियोजन जो कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई, इसका जो नारा था वो था हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। और मेरा आज का जो नारा है वो है एक बच्चा सबसे अच्छा, एक बच्चा सबसे अच्छा। प्रश्न नंबर सेकंड है, भारत में एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून कब बना? एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कानून कब बना? 1971 में, 1972 में, 1951 में, 1911 में या 11 में? 1971, 1972, 1951 या 1911 में? तो जो एमटीपी एक्ट बना था वो बना था 1971 में, 1971 में। क्योंकि एमटीपी जो होता है वो होता है डॉक्टर की देखरेख में, डॉक्टर की देखरेख में भ्रूण को गर्भ के अंदर ही समाप्त कर देना एमटीपी कहलाता है। तो क्या है कि एमटीपी की सहायता से जनसंख्या को एक निश्चित सीमा तक कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु क्या है कि कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला, इस कारण से इस पर क्या लगी, रोक लगी और एक कानून बनाया गया 1971 में। अगला प्रश्न है, स्तनपान अनार्त विधि प्रसव के बाद कितने माह तक कारगर मानी गई है या सुरक्षित मानी गई है? 3 माह तक, 6 माह तक, 12 माह तक या 24 माह तक? तो जो स्तनपान अनार्त विधि है यह प्रसव के बाद 6 माह तक सुरक्षित मानी गई है। कितने माह तक सुरक्षित मानी गई? स्तनपान अनार्त विधि क्या है? तो ये दोस्तों एक प्राकृतिक विधि है गर्भ धारण से रोकने की, कि गर्भ धारण नहीं हो। क्या है कि जब एक विवाहित लड़की बच्चे को जन्म देती है तो जन्म से लेकर उसके 6 माह तक, जन्म से लेकर उसके 6 माह तक उस विवाहित लड़की में एमसी नहीं आती है, जिसके कारण से अगर मैथुन की क्रिया करे तो गर्भ धारण नहीं होगा। इसलिए यह एक प्राकृतिक सुरक्षा की विधि मानी गई है जो 6 माह तक कारगर होती है। अगला प्रश्न, कॉपर टी का क्या कार्य है? उत्परिवर्तन को रोकना, मैथुन को रोकना, निषेचन को रोकना या सरकारी ऑप्शन उपरोक्त सभी? तो जो कॉपर टी का कार्य है वो है निषेचन की क्रिया को रोकना। अर्थात कॉपर टी है वो शुक्राणु व अंडाणु को मिलने नहीं देती है, इनकी मुलाकात होने नहीं देती है, ये इसका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न, मुख्य गर्भ निरोधक किसके संयोजन से बनती है? यानी मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है, उसका निर्माण किससे होता है? जैसे कि माला डी है, माला एन है, ठीक है, माला एम है, सहेली है, वैसोप्रेसिन से, रिलैक्सिन से, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन से व ऑक्सीटोसिन से। तो जो मुख्य गर्भ निरोधक गोली है यह बनती है प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन से। अगला प्रश्न है, अगुणित व द्विगुणित लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? अगुणित व द्विगुणित लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मधुमक्खी में। किसमें पाया जाता है दोस्तों? मधुमक्खी में। अगुणित व द्विगुणित लिंग निर्धारण पाया जाता है मधुमक्खी में। अगला प्रश्न है बेटा अपना, जीनोटाइप शब्द किसने दिया था? जीनोटाइप शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, मेयर ने किया, जॉनसन ने किया या बैटसन ने किया? तो जो जीनोटाइप शब्द है
वो दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था बेटा? जॉनसन ने दिया था। ये इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1900 में मेंडल के नियमों की खोज किसने की थी? 1900 ईस्वी में मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों का क्या नाम था? तो डिब्रीज, कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क या सरकारी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 1900 ईस्वी में मेंडल के नियमों की या सिद्धांतों की जो खोज की थी वो 3 वैज्ञानिक थे और अलग अलग देश के निवासी थे। जैसे हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस, ऑस्ट्रेलिया के इरिक वॉन शेरमार्क। ये तीनों ने की थी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी सरकारी ऑप्शन। अगला प्रश्न है लक्षण जो सामान्यतः 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? 3 या 3 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं? एक जीनी लक्षण, बहुप्रभाविता, बहुजीनी लक्षण या न्यूनजीनी लक्षण। तो ये नाम से ही पता चलता है कि 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसे बहुजीनी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुजीनी लक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना बिंदु उत्परिवर्तन में क्या अंतर्निहित होता है? बिंदु उत्परिवर्तन में निवेश, विलोपन, द्विगुणन या एकल चार युग्म परिवर्तन। तो बिंदु उत्परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि एकल चार युग्म में परिवर्तन होता है। क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न जेनेटिक कोड में समापन कोडन कौन से? नॉनसेंस कोडन कौन से? जैसे कि आपको पता है कि जेनेटिक कोड होते हैं वो 64 होते हैं, जिसमें से जो समापन कोडन है वो 3 है। कितने है बेटा? 3। कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA। ये तीनों समापन कोडन है, इसलिए इसका उत्तर होगा सरकारी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है mRNA का संश्लेषण क्या कहलाता है? mRNA का बनना, मैसेंजर RNA का बनना क्या कहलाता है? पारक्रमण कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है कि स्थानांतरण कहलाता है? तो mRNA का बनना अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अनुलेखन कहलाता है। और एक प्रश्न है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? DNA है कि RNA है? तो प्रथम जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बेटा है आपका RNA। कौन सा है? RNA। एक अपने जो पहला प्रश्न लिया था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसकी भारत में शुरुआत कब हुई थी? परिवार नियोजन कार्यक्रम की भारत में शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1951, परंतु अधिकतर बुकों में जो इसका उत्तर माना गया है वो 1952 माना गया है और अपनी किताबों में 1951 दिया गया है। अगला प्रश्न है बेटा 14 नंबर अपना डीएनए के ऐसे भाग जो अपनी स्थिति बदलने में सक्षम होते हैं वे क्या कहलाते हैं? डीएनए के ऐसे भाग जो अपनी स्थिति बदलने में सक्षम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं, सिस्टोन कहते हैं या ट्रांसपोजॉन कहते हैं? तो जो अपनी स्थिति बदलते हैं डीएनए के ऐसे भाग को हम ट्रांसपोजॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसपोजॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है लैक ऑपेरॉन में प्रेरक अणु होता है या प्रेरक अणु है? ग्लूकोज है, दमनकारी प्रोटीन है, स्टार्च है कि लैक्टोज है? तो जो लैक ऑपेरॉन है इसमें प्रेरक अणु होता है वो होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न डीएनए की अम्लीय प्रकृति, डीएनए की कैसी प्रकृति? डीएनए की अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? हिस्टोन प्रोटीन के कारण, राइबोज शर्करा के कारण, फॉस्फेट समूह के कारण या नाइट्रोजनिक क्षारक के कारण? तो जो डीएनए की अम्लीय प्रकृति होती है वो होती है फॉस्फेट समूह के कारण। किसके कारण होती है? फॉस्फेट समूह के कारण होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट या शर्करा प्लस फॉस्फेट? तो जो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो जो साइड होता है इसमें होती है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। ये इसका सही उत्तर होगा, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। और कई बार यहाँ क्या आता है? टाइड, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का सही उत्तर होता है नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा और प्लस फॉस्फेट समूह, ये होता है टाइड। और न्यूक्लियोसाइड आए तो ये दोनों है। अगला प्रश्न जाते
मनुष्य के अगुणित डीएनए में कितने क्षारक युग्म होते हैं? तो मनुष्य के अगुणित डीएनए में जो क्षारक युग्म होते हैं वो होते हैं 3.3 गुणा 10 की घात 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो अपना प्रश्न है वो है रूपांतरण की खोज किसने की थी? रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो रूपांतरण की खोज की थी ग्रिफिथ ने। किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी। रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। धन्यवाद दोस्तों।